Class 12 Business Studies, Chapter number 3, Business Environment. We are going to do all these topics one by one in this video. Let us start by definition. तो what is business environment या define business environment? तो इसमें क्या होगा? Business environment means all of the internal and external factors that affect how the company functions, including employees, customers, management, supply and demand and business regulations. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसे सारे फैक्टर्स, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल्स हो, जो किसी भी तरीके से कंपनी के फंक्शंस को अफेक्ट करे, चाहे उसमें एम्प्लॉयज़ हो, कंपनी के कस्टमर्स हो, कंपनी का मैनेजमेंट हो, उसका सप्लाई सिस्टम हो, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड हो या बिज़नेस के रेगुलेशंस. अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कोई चेंज होता है तो वो किसी ना किसी फैक्टर के कारण होता है. तो बिज़नेस एनवायरनमेंट उन्हीं फैक्टर्स से मिलके बनता है. इसका एक एग्जांपल क्या होगा? दैट हाउ वेल कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस आर मेट. तो हम कोई भी कंपनी अपने कस्टमर से एक्सपेक्टेशन को किस तरह से डील करती है, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है. कंपोनेंट्स, बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं. एक है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की. तो इट इंक्लूड्स फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस फ्रॉम विद इन. ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिज़नेस को अंदर से अफेक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे मशीनरी, एम्प्लॉयज़, कंपनी की पॉलिसीज़. आप जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे उसी तरह का आपका स्ट्रक्चर रहेगा, उसी तरह से लोग काम करेंगे. आप जिस तरह के एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे आपको काम वैसा मिलेगा. आप जिस तरह की मशीनरी हायर करेंगे तो आपको उसका आउटपुट वैसा मिलेगा. ठीक है, तो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट जो कंपनी को अंदर से असर करता है. बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो बाहर से हैं, उस पर कंपनी का कोई वो कंट्रोल नहीं होता है. इट इंक्लूड्स फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड एंड इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड एज दे आर एक्सटर्नल. ये वो फैक्टर्स हैं जो बाहर से कंपनी को अफेक्ट करते हैं और इस पे किसी भी बिजनेस फर्म का कोई कंट्रोल रहता नहीं है. जैसे इसमें क्या आएगा? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, डिमांड इन द मार्केट, सप्लाई चेन, ठीक है, लॉज ऑफ द कंट्री, ये इसी का हिस्सा है. अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो प्रकार का है. एक माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, माइक्रो में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट्स कंपनीज परफॉर्मेंस. यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी का मौजूदा एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस पे. इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक सप्लायर्स, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा. यानी वो कंपनी को इमीडिएटली अफेक्ट करते हैं. आपके सप्लायर्स, अगर आपका रॉ मटेरियल टाइम पे आएगा तो प्रोडक्शन चलता रहेगा. अगर रॉ मटेरियल मान लो कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, सप्लाई में देरी हो गई, तो प्रॉब्लम हो सकती है, काम रुक जाएगा. तो इमीडिएटली उसको अफेक्ट कर रहा है. फिर पब्लिक, कि लोग आपके प्रोडक्ट को कैसा देखते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से चेंजेस कर रहे हैं, क्या आप उनकी तरफ से चल रहे हैं. ठीक है, दिस आर द फैक्टर दैट इमीडिएटली अफेक्ट द बिजनेस. बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की. तो मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स विच आर अनकंट्रोलेबल एंड नीड प्रॉपर अटेंशन. इसमें वो फैक्टर्स आएंगे जो अनकंट्रोलेबल है, जो इंसान की कंट्रोल में नहीं है या उस बिज़नेस की कंट्रोल में नहीं है, और उसे प्रॉपर अटेंशन देना भी ज़रूरी है. एलिमेंट्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है, जिसे हम पेस्ट कहते हैं. पेस्ट में P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल चेंजेस, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक चेंजेस, S फॉर सोशल चेंजेस एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. ठीक है, अगर सरकार कोई नया लॉ लेके आ गई तो वो कंपनीज़ के हाथ में नहीं है. ठीक है, वो पॉलिटिकल है. फिर इकोनॉमिक, मान लो देश में डिप्रेशन का माहौल है, इकोनॉमी हमारी लुढ़कती जा रही है, उसमें इनका कंट्रोल नहीं है.
ठीक है। तो ये बेसिकली वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट आपका डेमोग्राफिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो, फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल, सोशल एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल। माइक्रो में सप्लायर्स, रीसेलर्स, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स। और इंटरनल में मशीनरी, असेट्स, एम्प्लॉयज़, कंपनी पॉलिसी, कंपनी प्रोसीजर, जो हमने आगे देखा है। बिजनेस का ओवरव्यू पेस्ट में देखते हैं। तो चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट आर अनप्रेडिक्टेबल। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? अनप्रेडिक्टेबल, यानी उसको हम भाप सकते नहीं है, फोरकास्टिंग नहीं हो सकती। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री। आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में डिफर करेगा। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया आर सेपरेट फ्रॉम दोज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो दिस वुड चेंज। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क ऑफ द 21st सेंचुरी। इसके बिना होता नहीं। इट इज़ एविडेंट नॉट ओनली इन बिजनेस बट इन एवरी एरिया ऑफ द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इन विच वी लिव। और ये सिर्फ हमारे देश की या हमारे इलाके की बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में यही सिस्टम है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। और वो खड़े क्यों होते हैं? वाई डू दिस प्रॉब्लम्स अराइज? तो पहला है इंटर कनेक्शन ऑफ कंट्रीज, सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा इंटर कनेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, सारी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। फिर इंटर कनेक्शन ऑफ कंपनीज, किसी ना किसी तरीके से होता है। इंटर कनेक्शन ऑफ पीपल, व्हेन पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक्सचेंज होता है लोगों का, तो उससे वो होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। और है डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार का एरिया। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट डाइवर्सिटी। तो हाउ डू यू मैनेज डाइवर्सिटी? इज फर्स्ट you will have to prepare the problem, then assess the problem, then plan the problem, then implement the solution, and then evaluate and improve. So diversity management, it uses best practices with proven results to find and create a diverse and inclusive workplace. दूसरा, डाइवर्सिटी इन एम्प्लॉयज़ कैसे होगा? तो वर्कप्लेस डाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्कप्लेस डाइवर्सिटी कैसे आती है? अलग अलग प्रकार के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनके अपने डिफरेंसेस होंगे। इट इंक्लूड्स रेस, जेंडर, एज, पर्सनालिटी, टेन्योर, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, क्या वो काम करता है, एजुकेशन, बैकग्राउंड एंड मोर। डाइवर्सिटी इन सप्लायर्स, सप्लायर्स में कैसे चेंजेस होते हैं? तो सप्लायर डाइवर्सिटी इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी दैट एंश्योर्स अ डाइवर्स सप्लायर बेस्ड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिटी इन सप्लायर क्या होगी? ये एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी है कि जहाँ पे सप्लायर क्या एश्योर करेगा कि उसके गुड्स जो वो प्रोक्योर कर रहा है कि वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से वो लेगा। जैसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, तो वो एक जगह से नहीं 2-3 जगह से सामान लेते हैं। फिर माइनॉरिटी ओन बिजनेस एंटरप्राइजेस, यानी बहुत से भी छोटे। अब बिजनेस साइकिल क्या है? तो बिजनेस साइकिल इज द पीरियोडिक मूवमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर्ड बाय फ्लक्चुएशन इन द रियल जीडीपी एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बिजनेस साइकिल क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो लगातार मूवमेंट होता है समय समय पे, और उसको मेजर किया जाता है बाय दी जीडीपी। ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो जीडीपी क्या है? सभी को पता है कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कंबाइनिंग ऑफ ऑल सेक्टर्स। तो स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल कैसा होगा कि शुरुआत में वो बूम करेगा, यानी एक पॉइंट पे वो ऐसा पहुंचेगा कि वो उसकी पीक पर है, यानी मैक्सिमम बेनिफिट्स। फिर वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा, फिर वो पहुंच जाएगा रिसेशन के दौर में, यानी वो चल नहीं पा रहा, और स्लम्प यानी बहुत नीचे जा रहा है। फिर वो रिकवरी करने की कोशिश करेगा, तो रिकवरी होते होते दोबारा से बूम करेगा और फिर वापस से चला जाएगा रिसेशन में। यानी ये साइकिल क्या है? लगातार चलती ही रहती है। ये साइकिल क्या है कि लगातार चलती रहेगी।
ठीक है, एक समय पे वो गिरेगी, दूसरे समय पे वो उठेगी। तो बूम क्या होता है? तो हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, बिजनेस कॉन्फिडेंस, प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्राइसेस एंड कॉस्ट ऑल्सो टेंड टू राइज फास्टर एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज लो। यानी वो आपका सबसे गोल्डन पीरियड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। रिसेशन में क्या होता है कि फॉलिंग लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड कॉन्फिडेंस, लोअर प्रॉफिट बिजनेस में होना, ठीक है, इससे आप इन्वेस्टमेंट काटना शुरू कर देते हैं, फिर स्पेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, वो लोगों को काम से निकालना होगा। फिर स्लम्प या डिप्रेशन क्या होता है कि ये उससे भी नीचे का दौर है। इट इज़ वेरी वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मैनी बिजनेस फेलियर्स, रैपिडली राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेज में स्टार्ट फॉलिंग। और रिकवरी में क्या है कि ये सब अब चीज़ें सुधर रही है, थिंग्स स्टार्ट टू गेट बेटर, कंज्यूमर्स बिगिन टू इंक्रीज स्पेंडिंग, बिजनेसेस फील अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट्स टू इन्वेस्ट अगेन। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए समय और लगता है। व्हाट इज़ द नीड टू स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी ज़रूरत क्या है करने की? तो एनवायरमेंटल एनालिसिस विल हेल्प द फर्म टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या करेगा? वो किसी भी बिजनेस को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि उसके अंदर और बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज नेसेसरी बिकॉज देर आर रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट दैट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस फर्म। एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपको बताता रहेगा कि जो भी एनवायरनमेंट में रैपिड चेंजेस हो रहे हैं उसे वो बताता रहेगा, और it will have a great impact on the working of the business firms. Analysis of business environment helps to identify strength, weakness, opportunities and strength. आप अपना SWOT एनालिसिस कर पाएंगे, यानी आप अपनी ताकत को पहचान पाएंगे, अपनी कमज़ोरियों को, अपने मौक़ों को, और कहाँ से आपको नुकसान होने की संभावना या खतरा है वो बताएगा। SWOT एनालिसिस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज। तो आपको जैसे मैंने बताया SWOT एनालिसिस, तो उसमें है पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ, आपको अपनी ताकत को पहचानना है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस फर्म मीन्स कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू गेन एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी बिजनेस की? कैपेसिटी उसकी होती है कि वो किसी अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज कैसे गेन करें। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? एनालिसिस ऑफ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म, आपको अंदर इसको पता करना होगा। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, अपनी कमजोरी का पता लगाएं। तो वीकनेस ऑफ द फर्म मीन्स लिमिटेशंस ऑफ द फर्म। अ फर्म में बी स्ट्रॉन्ग इन सर्टेन एरियाज बट मे बी वीक इन सम अदर एरियाज। जाहिर सी बात, आपको उन एरियाज को पता करना होगा और उस पर काम करना होगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। द फर्म शुड मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ एज एंड व्हेन दे कम। अपॉर्चुनिटीज़ पता कैसे करेंगे? आपको मार्केट से ढूंढनी होगी और हर पॉसिबल एफर्ट करना होगा ताकि आप उन मौक़ों को हाथ से न जाने दें और उन्हें पकड़ लें। और चौथा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, यानी आपको अब देखना है आपको खतरा कहाँ से है। तो बिजनेस इज सब्जेक्ट टू थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, आपको नुकसान हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर से भी और भी जो फैक्टर्स हैं उनसे भी। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स देम टू आइडेंटिफाई थ्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसी तरह से होता है, देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? स्ट्रेंथ में तो स्पेशल एक्सपर्टाइज का यूज़ करना है, रेपुटेशन आपकी, कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी है, एडवांटेज एक्सेट्रा। वीकनेस में क्या है कि लिमिटेड सर्विस लाइन्स है, मार्केटिंग डेफिशिएंसीज है, स्टाफ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वीकनेसेस में रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ में तो न्यू टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ डोमिनेंट कंपटीशन, नए मार्केट, ये सब। और थ्रेट्स में तो न्यू और इंक्रीज कंपटीशन बढ़ गया है, इंश्योरेंस प्लान बदल गए हैं, देयर आर मैनी डेमोग्राफिक चेंजेस, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बदल दी। ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, दिस आर द थ्रेट। इस तरह से हर कंपनी अपना एक एनालिसिस करती है। उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एक्सटर्नल होंगे। नाउ टेक्निक्स ऑफ स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, आप किन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला है एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड। इसके अंदर क्या होता है? अंडर दिस एनवायरनमेंट इज़ फोरकास्टेड
ऑन द बेसिस द ओपिनियन एंड व्यूज़ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। इसमें क्या होता है कि आप एनवायरनमेंट को फोरकास्ट करते हैं, आगे का सोचते हैं लोगों के ओपिनियन और व्यूज़ पे, आपके जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनके ओपिनियन पे, और इसके लिए पैनल बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें आपके कंपनी के सारे टॉप लोग होते हैं, मैनेजर्स है, सीईओ है, ठीक है। दूसरा है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इसमें क्या होता है, अंडर दिस एनवायरनमेंट फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन ओपिनियन ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट। आप उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और उनसे सब प्रॉब्लम बताएंगे, तो वो एक फोरकास्टिंग लगेगी कि आप ये करेंगे ऐसा रहेगा ऐसा, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट्स का यूज़ होता है। द एक्सपर्ट्स हैव बेटर नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस एंड कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इन एक्सपर्ट्स के पास अच्छी नॉलेज होगी मार्केट की, और लोगों का जो टेस्ट और प्रेफरेंस इनके बारे में इसको जानकारी रहती है। तीसरा है डेल्फी मेथड। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड क्वेश्चनिंग ईच मेंबर ऑफ द पैनल अबाउट द फ्यूचर एनवायरनमेंट ट्रेंड। इसमें क्या होता है, आप पैनल बनाएंगे एक एक्सपर्ट्स की, और हर मेंबर से आप क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, फ्यूचर एनवायरनमेंट को लेके। फिर इंट्यूटिव रीजनिंग, यानी इसके अंदर क्या होता है, रैशनल एंड अनबायस्ड इंस्टीट्यूशन इज़ यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आप ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो अनबायस होते हैं, किसी की तरफदारी नहीं करते, और सीधा उसको ढूंढा जाता है। एनवायरमेंटल डायनामिक्स आर गेस्ट इंडिविजुअल जजमेंट। रिलायबिलिटी ऑफ दिस मेथड इज़ क्वेश्चनेबल, क्योंकि इसमें हम किसी भी बेस को यूज़ करते नहीं है। इसीलिए हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आप आगे के ट्रेंड्स को सेट करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो गवर्नमेंट एक्शंस विच अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी और बिजनेस। सरकार जो एक्शन लेती है उससे कोई ना कोई इफेक्ट होता है, चाहे पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। दिस एक्शंस में बी ऑन लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। बिजनेस ओनर्स एंड मैनेजर्स पे क्लोज अटेंशन टू द पॉलिसी एनवायरनमेंट टू गॉज हाउ गवर्नमेंट एक्शंस विल अफेक्ट देयर इकोनॉमी कंपनी। जितने भी बिजनेस ओनर या मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, वो बहुत ही गहरा अटेंशन रखेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे, और वो हमेशा ये मौके की तलाश में रहेंगे कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है उससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन से होंगे, लेजिस्लेचर होगा जिसका काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। ये आपके फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,